अभी हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन बेसिकली होता है कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बेसिकली अगर नहीं होंगे तो हम नहीं बोल सकते कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा लिखना हो H2 plus Cl2 will give 2HCl, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन एंड H और Cl के बीच में, यहाँ पे बॉन्डिंग हाइड्रोजन के बीच में है, H और H के बीच में, यहाँ पे Cl और Cl के बीच में, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और Cl के बीच में। सो प्रोडक्ट्स जब भी बनेगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, ऑथेंटिक केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस केस में न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है और ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेक होना जरूरी है। सो बेसिकली द क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे होंगे। जैसे आप देखेंगे कि A2 जो है एक नॉर्मल जनरल रिएक्शन हमने लिखा है, A2 react with B2, one molecule of A2 react with one molecule of B2 and then it is forming two molecule of AB। सो यहाँ पे बॉन्डिंग किसके बीच में है? A और A के बीच में है। यहाँ पे बॉन्डिंग किसके बीच में है? B और B के बीच में है। और यहाँ पे A और B के बीच में है। क्या रीजन है? क्यों ऐसा न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है? न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होने की वजह से जो फर्क पड़ता है वो ये है कि आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग और H और Cl के बीच में बॉन्डिंग है। यहाँ पे बॉन्डिंग अलग है, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है। ये न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होने की वजह से जो मॉलिक्यूल हो रहा है वो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी प्रॉपर्टी अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या है? अलग, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और जब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं और या फिर बोल सकते हैं कि इंटरैक्ट करते हैं, तो उनकी इंटरेक्शन होने की वजह से जो अल्टीमेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट प्रोडक्ट शुड शो different properties in the sense that physical and chemical properties that should be different than from its reactant। ये होना ही चाहिए। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई नया सब्सटेंस, कुछ न्यू सब्सटेंस बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन बॉन्ड फॉर्म हुआ, लेकिन अगर कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है देन इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां देखेंगे A2 B2 रिएक्ट हो रहा है, 2AB का फॉर्मेशन हो रहा है, बैलेंस फॉर्म में मैंने लिखा। इस ये बेसिकली हो रहा है कैसे ये रिएक्शन, यहां पे देखेंगे A2 जो है वो A और A के साथ जो है बॉन्डिंग है और B2 B और B के साथ बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग एक ही टाइम पे ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। These are old bonds, these are old bonds। सो इनका हो रहा है क्या? क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। किस तरह क्लीवेज हो रहा है? होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। किस तरह क्लीवेज हो रहा है? होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक दोनों तरीके से क्लीवेज हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली भी हो सकता है और अनइक्वली भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में और हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ ऐसा समझिए कि क्लीवेज दो टाइप का हो सकता है, होमोलाइटिक भी, हेटेरोलाइटिक भी। होमो मतलब क्या होता है? सेम। लाइटिक मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम, इलेक्ट्रॉन्स अगर दोनों ही तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में होमोलाइटिक बोलते हैं, डिफरेंट है तो हेटेरोलाइटिक बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले, HH ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? H डॉट H डॉट, Cl Cl ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? Cl डॉट Cl डॉट। बट अगर HCl ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? H प्लस एंड Cl माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन गया और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन गया। यहाँ पे इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन गया। इज इट क्लियर? HCl में हाइड्रोजन को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया इस बॉन्ड का। इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको गए? क्लोरीन को। सो ये क्या है? हेटेरोलाइटिक। दिस इज नॉट होमोलाइटिक। होमो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे, चूंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, रिएक्शन ऐसे दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो एक ही स्टेप में होता है। एक ही स्टेप में होने का मतलब क्या है? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो एक ही टाइम पे अपने ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और एट द सेम टाइम न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो A और A के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो रहे हैं, B और B के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो रहे हैं और A और B के बीच में जो न्यू बॉन्ड्स है वो फॉर्मेशन हो रहे हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट वो कंडीशन है, वो स्टेट है किसी भी रिएक्शन का जहां पे एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रहता है।
इज इट क्लियर? या फिर वो सबसे मोस्ट अनस्टेबल। केमिस्ट्री में याद रखिए कुछ ऐसे फंडे हैं जो आपको बिल्कुल ऐसा याद रखने हैं। जैसे केमिस्ट्री में अगर अनस्टेबल किसी भी चीज को बोलते हैं इट मींस इट इज मोर एनर्जेटिक। लेस स्टेबल क्या होना चाहिए? लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस एनर्जेटिक। लेस स्टेबल, मोर एनर्जेटिक। या फिर अनस्टेबल, मोर एनर्जेटिक। हाई स्टेबल, लेस एनर्जेटिक। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल हमने सीखा, उसमें सबसे लेस एनर्जेटिक कौन है? लेस एनर्जेटिक कौन है? 18 ग्रुप 18 एलिमेंट्स इनर्ट है। क्यों लेस एनर्जेटिक है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कंप्लीट है, तो वो स्टेबल है। जो स्टेबिलिटी को है, जो स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे वो क्या रहेंगे? जो स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे वो क्या रहेंगे? लेस एनर्जेटिक। मोर स्टेबल, लेस एनर्जेटिक। लेस स्टेबल, मोर एनर्जेटिक। याद रखिए बराबर से, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना? और मैं कभी-कभी ऐसे हो सकता है कि इधर-उधर बोलूंगा, वो आप बिल्कुल ऐसा फोकस्ड रखें बराबर से, ठीक है? वो आपको बिल्कुल ऐसे अटेंटिव रखने के लिए मैं कभी-कभी ऐसा गलत भी बोलने की कोशिश करूंगा, तो आप समझिए बराबर से, कंफ्यूज होने की कोशिश ना करिए। मोर स्टेबल, लेस एनर्जेटिक। लेस स्टेबल, मोर एनर्जेटिक। याद रखिए वाइस वर्सा। ओके फाइन, हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब अगर इसका मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूं, मैंने किया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे से ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है और ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? इस रिएक्शन का मैक्सिमम एनर्जेटिक वाला कंडीशन। मतलब यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी किसकी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगी मतलब क्या है? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अगर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कंडीशन में पहुंचना है तो आपको वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो। या फिर अगर उसको मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट में पहुंचना है, कब पहुंचेगा? जब वो इस एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास इस तरह की एनर्जी रखेंगे तो। किस तरह की एनर्जी? ट्रांजिशन स्टेट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनको यहां से चलते चलते इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मतलब यहां पे वही इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के वही पार्टिकल्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो इस बैरियर को क्रॉस करेंगे, या फिर वो वही पार्टिकल्स जो कन्वर्ट होंगे जिनके पास इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी वो उनके पास है। जिन मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रहेगी जितना रिक्वायर्ड है तो वो सारे इधर क्रॉस कर जाएंगे। जिनके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं रहेगी वो इधर ही रह जाएंगे। इज इट क्लियर? तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या? बेसिकली अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन का एक ऐसा मैं बोलूं कि ये वाला जो पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट और ये ऊपर की तरफ कर दूं और ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इनस्टेबिलिटी या फिर अनस्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। और भी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। सॉरी, अनस्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। अनस्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि उसको और भी ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है वो और भी कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला बराबर से कि ये ट्रांजिशन स्टेट का ग्राफ है। ट्रांजिशन स्टेट के ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है ट्रांजिशन स्टेट का। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इन सब को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के बराबर उनकी एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो एनर्जी उनके पास नहीं रहेगी, मतलब अगर वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और अगर ट्रांजिशन स्टेट अगर और ऊपर की तरफ जाएगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? और भी ज्यादा कम होगी क्योंकि उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब अगर ट्रांजिशन स्टेट और ऊपर जाएगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी क्योंकि उसको एनर्जी और भी ज्यादा लगेगा। अच्छा, अगर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अगर प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कन्वर्ट होना है देन व्हाट इज द कंडीशन? कि ट्रांजिशन स्टेट क्या कर दो? नीचे कर दो। अगर आपने ये नीचे कर दिया तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा क्रॉस करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए आप ऐसे। इसको मैंने ऐसा कर दिया तो ये वाला एनर्जी को क्रॉस करेंगे बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्वालिफाई कर जाएंगे कि वो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा बनेगा। सो इसी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? कैटलिस्ट। क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं कि वो रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली दे बिहेव लाइक अ बूस्टर ऑफ द रिएक्शन। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ पे रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को क्या वो बेसिकली कैटलिस्ट जो है, वो कैटलिस्ट बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है ना, वो उसको हम डिटेल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बट अगर हमने कैटलिस्ट इस रिएक्शन में अप्लाई किया सो जो है एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो कैटलिस्ट का मेन फंक्शन है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके लाना, मतलब ट्रांजिशन स्टेट को नीचे लाना मतलब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, सो बहुत सारे रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स क्रॉस हो जाएंगे। So this is also called as the activated complex or activation energy of the transition state बोल सकते हैं। Is it clear? Okay fine। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है, हमको जो पोर्शन में पढ़ना है वो एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ना है, बट आपको एक थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में देखेंगे दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मल्टी स्टेप रिएक्शन, मतलब वो एक स्टेप में नहीं होंगे, उनको बहुत सारे, इट कैन बी मोर देन 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, 4 और इट कैन बी मोर देन 4। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में देखेंगे यहाँ पे से जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस है उसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा रिएक्शन के बीच में फॉर्म होते हैं, और वो रिएक्शन जब भी कंप्लीशन होता है उसके पहले ही वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे बराबर से A2 plus B2 मैंने सेम रिएक्शन लिया हुआ, इसको हम लोग मल्टी स्टेप में लिखेंगे A2 plus B2 2AB ये रिएक्शन मेन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, A2 will break into A plus A, again this is homolysis, homolytic cleavage, breaking of bonds into two equal parts, so A2 will break down into A dot and A dot क्या है, dot is called as the free radical, जैसे हाइड्रोजन रेडिकल H डॉट, क्लोरीन रेडिकल Cl डॉट, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बारे में फ्री रेडिकल के बारे में हमने बहुत डिटेल में आपको क्लासरूम में हमने बताया हुआ है, तो उसके लिए फिर से मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, बस एक छोटा सा बताता हूं आपको। A2 will break into A dot plus A dot, then A dot जो है वो B2 के साथ रिएक्ट करेगा, सो यहां पे क्या होगा, AB का फॉर्मेशन होगा और B डॉट बनेगा। इज इट क्लियर? ये जो बॉन्ड है ना B, यहां पे देखेंगे, सो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करूं सो B एक इलेक्ट्रॉन दोनों को जाएगा, और ये B डॉट जो है वो A डॉट के साथ फॉर्मेशन होगा, सो AB का फॉर्मेशन हो रहा है और B डॉट कहाँ है, बाहर। देन अब यहाँ पे हमने एक ही A डॉट यहाँ पे यूज किया था, तो ये वाला A डॉट तो आपके पास बचा हुआ है, उस A डॉट को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, B डॉट प्लस A डॉट इट विल फॉर्म AB। सो ये देखिए ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि देखिए इधर B डॉट ये लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला चेक करेंगे आप, ये B डॉट है लेफ्ट हैंड साइड में, ये B डॉट है राइट हैंड साइड में, कट हो जाएगा क्या, ये A डॉट है लेफ्ट हैंड साइड में, ये A डॉट है राइट हैंड साइड में, कट हो जाएगा क्या, कट हो गया होगा वैसे, तो आपको बेसिकली बचा क्या, ये A डॉट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये दोनों कट हो जाएगा क्या, सो सारे डॉट कट हो जाएंगे, तो आपको रिएक्टेंट साइड में क्या बचेगा, A2 plus B2 एंड प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा आपको, AB। इज इट क्लियर? प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, AB और ये AB, सो A2 plus B2 will give 2AB, A2 plus B2 will give 2AB। इज इट क्लियर? आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आया? सो यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन से हैं, A डॉट B डॉट। इज इट क्लियर? A डॉट और B डॉट जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट्स। सो इंटरमीडिएट्स का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है, ये जो है वो इंटरमीडिएट्स का पॉइंट है। आई ये ट्रांजिशन स्टेट ऑफ इंटरमीडिएट, तो इसके बारे में हम डिटेल में जाते हैं, बस मुझे ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो होता है वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जबकि नॉर्मल एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होते हैं उनमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम एनर्जेटिक कंडीशन। मैक्सिमम एनर्जेटिक कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम स्टेबल है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शंस में भी ऐसा कि एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हमेशा हीट कंटेंट हम बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। हीट एनर्जी उसमें क्या होता है, रिलीज होता है। अगर मान लीजिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी रिलीज होगा, सो हीट एनर्जी आप थोड़ा सा सोचिए कि हमको हीट एनर्जी कहां पे मिलेगा, प्रोडक्ट में। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड,
इज इट क्लियर? सो एनर्जी दोनों साइड की एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन हमको एनर्जी मिल रहा है प्रोडक्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगा, मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा प्रोडक्ट से। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज्यादा रहेगी, किससे, ये ग्राफ है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये टाइम कोऑर्डिनेट्स। देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सो डिफरेंस कहां पे है, ये डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम लोग ऐसे कैसे यहां पे भी देखेंगे, ये डिफरेंस है। सो इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल एच। व्हाट इज डेल एच, एचपी माइनस एचआर। एच क्या है, एंथैल्पी, ठीक है ना, या फिर अब उसको नॉर्मल सेंस में हमेशा हीट कंटेंट अभी कंसीडर कर रहे हैं, एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। सो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखिए यहां पे हमने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट का एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा या कम, ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रहेगी, कम। सो यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, कम है, और रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर? सो डेल एच या फिर डेल ई, व्हाटएवर यू वांट टू से, अभी थोड़ा जनरलाइज करके समझ लीजिए, टोटल एनर्जी जो होगा, मतलब डेल एच का जो है वो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो डेल एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा किस केस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। डेल एच का वैल्यू अगर रिएक्शंस में डेल एच का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं N2 + 3H2 will give 2NH3, N2 + 3H2 अमोनिया, nitrogen dinitrogen, 1 mole of dinitrogen reacts with the 3 moles of dihydrogen and the formation of 2 molecules of ammonia is taking place। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा, इसका दिया रहता है del H = -46.1 किलोजूल पर मोल। इज इट क्लियर? सो ये वैल्यू जो माइनस में, ऐसे अभी अगर आपको कैसे भी ये पूरा रिएक्शंस नहीं पता, किसी ने नहीं बोला कि ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, बट आपको ये वैल्यू देख के पता होना चाहिए कि अगर del H का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, इट मींस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। समझिए एक बात यहाँ पे, A + B गिविंग C, या फिर देखते हैं इस रिएक्शन में A2 + B2 गिविंग 2AB। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन से मतलब अगर आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, प्रोडक्ट में एनर्जी मिलेगा, मतलब एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, इधर एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए, इधर टोटल जो एनर्जी है इधर सेम रहना चाहिए, मतलब टोटल एनर्जी रिएक्टेंट साइड में और टोटल एनर्जी प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और इस अब यहाँ पे आपको एनर्जी मिल रहा है, मतलब ये एनर्जी कौन सा होगा, जो प्रोडक्ट में जितना कम एनर्जी होगा आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में जो एनर्जी लूज होता है, इज इट क्लियर? हमने एक रिएक्शन किया A + B गिविंग C और प्रोडक्ट बना, लेकिन कुछ एनर्जी जो है इन्वायरमेंट में लॉस हो गया ऐसे, तो उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, फिर कम होगा। याद रखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में del H का वैल्यू नेगेटिव, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहेगी, इसके लिए हमको प्रोडक्ट साइड में एनर्जी मिलेगा ज्यादा, प्रोडक्ट साइड में एनर्जी मिलेगा, सॉरी प्रोडक्ट साइड में एनर्जी मिलेगा। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रहेगी कम तो हमको प्रोडक्ट साइड में एनर्जी मिलेगा, मतलब हम उस एनर्जी को, जो एनवायरनमेंट में लॉस हो रहा है, हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके फाइन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में इसका जस्ट उल्टा होगा कि आप देखेंगे जो रिएक्टेंट है वो कम रहेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा, ज्यादा, और ये उसका ट्रांजिशन स्टेट। इज इट क्लियर? सो ये जो आपका है ये आएगा del H का वैल्यू। अब आप देखेंगे del H = क्या होता है, HP, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एनर्जी किसका ज्यादा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी किसका ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का। सो प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसका एनर्जी क्या है, कम है, तो वैल्यू टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो del H का वैल्यू आएगा पॉजिटिव इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड del H का वैल्यू नेगेटिव आएगा इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड along with the product, और
Endothermic reactions मतलब heat energy is basically absorbed in the reaction. Okay, the definition of chemical reaction is a chemical reaction is a process where the reactants get converted into product. नॉर्मल हमने देखा होगा, हमने आपको अभी कैटलिस्ट ऑलरेडी बता चुके. द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज टू boost the electron, basically to increase the rate of a reaction we use a catalyst. So chemical reactions में क्या होंगे बराबर से reactant is getting converted into product, मतलब reactant का क्या होगा loss और product का क्या होगा formation. A plus B will give C plus D, या C we can also say that we can C, तो दो प्रोडक्ट है, so C plus D. So ये reactant molecules जो है ये सारे जो word equation कैसे लिखना, जैसे H2 plus Cl2 will give 2 HCl, so two molecules of hydrogen, or we can say that dihydrogen plus dichlorine, या फिर hydrogen plus chlorine will give hydrochloric acid. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो जब हम वर्ड में लिखेंगे इसको तो हम इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन. ये क्या है, उसको रिप्रेजेंट करके लिखेंगे, उस एटम को उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करके लिखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखेंगे. देन दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज वर्ड इक्वेशन. So the reactant are written on the left hand side and right hand side, you know all those things. Reactant are always written on the left hand side and product are on the right hand side. और ये जो एरो होता है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. A plus B giving C, मतलब रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, मतलब डायरेक्शन है रिएक्ट का कैसा, रिएक्शन जो डायरेक्शन जो है वो रिएक्शन का किस तरह से है, फॉरवर्ड टू, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन जब भी हो रहा है तो आपको दो तीन ऐसे फैक्टर हैं जो देखने पड़ते हैं. जैसे कि टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है क्या, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरी करेगा सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके रैंडम मोशन में चेंजेस आएंगे. इज इट क्लियर? चेंज इन स्टेट इन द सेंस दैट कि अगर सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैसेस स्टेट में है, सो वो हम देखते हैं अगर उनका स्टेट चेंज होता है तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन है. चेंज इन कलर का फॉर्मेशन अगर होता है, कुछ नया कलर का फॉर्मेशन होता है या फिर कलर चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है. इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन H2 जो गैस है उसका रिलीज होता है, N2 गैस का रिलीज होता है, तो हम बोलते हैं बराबर से कि ये जो है वो चार फैक्टर से डिसाइड करने के केमिकल रिएक्शन. क्या तो स्टेट में चेंजिंग आना चाहिए या फिर कलर चेंज होना चाहिए, गैस जो है वो इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर में कुछ ऐसे वेरिएशंस आ रहे हैं क्या. सो ये जो है, और दूसरी चीज कि हमने बोला ऐसा पहले आपको बोल कर रखा है A plus B giving C, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है. इसके लिए जब भी हम कोई सा भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो होना चाहिए. मास कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one form to another. You should know. So writing a chemical reaction, आप ऐसे देखेंगे केमिकल रिएक्शन कैसे राइट करेंगे. A chemical equation represents a chemical reaction. अगर आपको देखिए Mg plus O2 will give MgO. अब मैंने जो अभी आपको बता रहा था, जो बैकग्राउंड इतना इंफॉर्मेशन मैंने दिया वो सीधा आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन में आएगा. अब इसको MgO को देख के आपको पता चलना चाहिए, अगर किसी ने ऐसा लिखा Mg2O मतलब कान के नीचे कंटाप पड़ेगा. इज इट क्लियर? वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता तो दिया Mg कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप जो है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2. सेकंड ग्रुप के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2. बोलो यार, तो उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर चार्जेस क्या आएंगे, Mg2+. इज इट क्लियर? सामने क्या है, ऑक्सीजन पता है ऑक्साइड कैसा होता है, उनकी वैलेंस कितनी होती है, 2, उनके ऊपर चार्जेस कितने होते हैं, 2. इज इट क्लियर? सो Mg2+ एंड O2- क्या बनेगा, MgO. सो यू कैन नॉट राइट Mg2O. इज इट क्लियर? सो ये जो आप फॉर्मूले में जो गलतियां करते हैं उसके लिए इसलिए गलतियां करते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता. इफ समवन इज राइटिंग Mg3O, Mg4, सो इस तरह के नॉनसेंस जो चीजें हैं वो नहीं कर सकते आप, और वो कभी नहीं करेंगे जब भी आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो बिल्कुल ऐसा मजबूत रहेगा. सो सेकंड ग्रुप एलिमेंट है Mg2+ का फॉर्मेशन होगा. ओके फाइन. ना हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे और भी कैसे रीड करेंगे. 1 molecule of magnesium will react with the 1 molecule of oxygen and that will give 1 molecule of magnesium oxide. सो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दूं, ऑक्सीजन लिख दूं और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दूं, देन दिस इज अ वर्ड इक्वेशन. हम इसको सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. नाउ यहां पे देखेंगे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब 3H2
2 नाइट्रोजन एटम्स, मतलब 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल will react with the 1 nitrogen molecule will give 2 molecules of NH3, 2 molecules of ammonia. This is the chemical reaction we use for the formation of ammonia, and this is called as the Born. This process is called as the Born-Haber process. Formation of ammonia. 3 hydrogen molecules will react with the 1 nitrogen molecules, and it will give 2 ammonia molecule. This is called as the Born-Haber process. Ammonia का formation होता है इससे. So आपको reactions पढ़ने आना चाहिए. Okay, now balancing the chemical reactions. Normally अगर किसी ने बोला बराबर से कि chemical reaction आपको बैलेंस करना है, करने की जरूरत क्यों? इसके लिए जरूरत है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो फॉलो होना चाहिए। ये रिएक्शंस हो कैसा रहा है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। फॉर्मेशन क्या हो रहा है? अमोनिया मॉलिक्यूल का। ये रिएक्शंस का जो मेन थीम है वो क्या है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, और फॉर्मेशन हो रहा है किसका? अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। बट ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नहीं, बैलेंस्ड नहीं। यहाँ पे देखेंगे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है। बैलेंसिंग करने का सबसे पहला तरीका है कि आप सारे नंबर ऑफ एटम्स कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। चलो देखते बराबर से। नाइट्रोजन इधर कितना एटम्स है? 2। इधर कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितना? 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 3। तो सबसे पहले जब ये बैलेंसिंग करने जाते हैं तो उस एटम को बैलेंस करते हैं जो क्या होता है? ज्यादा होता है। जो ज्यादा होता है सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। अभी हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया, then it will become हाइड्रोजन will become 6, नाइट्रोजन will become 2. सो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है। सो नाइट्रोजन का तो प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कितना हो गया? 6, 2 into 3 6 हो गया। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। सो यहाँ पे अब जो है आपको जब भी बैलेंस करना हो, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करना हो, इंक्रीज ही कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स अगर बैलेंसिंग करने में नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करना हो तो आप हमेशा यहाँ पे उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ही इंक्रीज करेंगे। दीस आर कॉल्ड द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसका कितना? नाइट्रोजन का N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1। H2 का कितना है? 3। NH3 का कितना है? 2। सो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ ही हम ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सर ये H2 को हम लोग ऐसा 6 लिख सकते हैं क्या? यू कांट राइट दैट, ठीक है ना? इस तरह का इडियट वर्क आप नॉनसेंस टाइप के जो चीजें हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, कभी भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप रिएक्शन के एटम्स को इंक्रीज करना है तो सिर्फ उसका नंबर बढ़ना चाहिए, ना कि उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप उसका नेचर चेंज करेंगे तो फिर वो रिएक्शन ही पूरा चेंज हो जाएगा। हमको रिएक्शन चेंज नहीं करना है। We just have to balance the chemical reaction, and for balancing the chemical reaction we can only increase the number of atoms, और वो number of atoms increase होंगे तो सिर्फ स्टोइकोमेट्रिकली इंक्रीज करना है, उनके रिएक्शंस का नेचर, वो जो मॉलिक्यूल का नेचर नहीं बदलना है। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे बैलेंसिंग करने के लिए? नंबर ऑफ एटम्स नीचे में लिख देंगे। इज इट क्लियर? और उसके बाद चेक करेंगे कि कौन जो है किसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, और किसी एक को जिसमें कि अगर ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करेंगे और ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा देखूं H2, यहां पे देखेंगे H2 + O2 will give 2H2। अभी यहां पे मैं इस रिएक्शन को अलग से लिख के बैलेंस करता हूं। हम बोलते हैं वाटर में कौन कौन सा एटम्स होता है? ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। बट ऑक्सीजन कितना है? 1। इज इट क्लियर? सो बैलेंस कौन है? हाइड्रोजन तो बैलेंस है H2 तो इसके साथ कुछ नहीं करना अभी। इज इट क्लियर? पहले इसके साथ करना है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 1। सो क्या करेंगे यहाँ पे? 2। अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया, इज इट क्लियर? सो ऑक्सीजन कितना हो गया? अभी 2 ऑक्सीजन हो गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया? 4
ऑक्सीजन 2 है। अब देखेंगे ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन क्या है 2 ही है। सो यहाँ पे नहीं करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, आप ऐसे उसके नेचर को नहीं बदल सकते, यू कांट डू दैट। आपको मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे H हाइड्रोजन, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा, डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में। ऑक्सीजन आपको कभी नेचर में ऑक्सीजन सिंगल नहीं मिलेगा, कभी कभी लैब में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन, को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बट ऐसा ऑक्सीजन नेचर में जो हम लेते हैं वो क्या होता है O2, दैट इज डाइऑक्सीजन। नाइट्रोजन कैसे मिलता है नेचर में, डाइनाइट्रोजन N2। फ्लोरीन कैसे मिलता है F2 Cl2 Br2 I2, दे आर कॉल्ड एज हैलाइड्स। सो कुछ कुछ ऐसे कुछ जो है वो नेचर में। कार्बन कैसे मिलता है, C2 नहीं मिलता, सिर्फ C मिलता है, इज इट क्लियर। बोरोन कैसे मिलता है, B मिलता है। तो इन सब चीजों को आप जो है थोड़ा सा अपना बेसिक्स याद रखेंगे, और इसके बारे में हमने क्लास में बहुत ही डिस्कस किया हो, तो मैं वो एज्यूम करता हूं तो सारी चीजें आपको आती रहेंगी। सो ये रिएक्शन आपका जो है वो बैलेंस्ड हो गया, कैसे, यहाँ पे 2H2 लिखेंगे। नाउ हाइड्रोजन इज 4, ऑक्सीजन इज 2, हाइड्रोजन इज 4 एंड ऑक्सीजन इज 2, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, इज इट क्लियर। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली वी हैव टू लर्न 5 type of chemical reaction basically. The first type is combination reaction, second type is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth one is डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। उसका एक बेसिक चीज बताता हूं, पहले उसका एक मीनिंग समझेंगे, कोर्स समझेंगे आप पहले। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मीनिंग है कि जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐसा कंबाइन होंगे, 2 और मोर देन 2, if 2 or more than 2 reactant molecules combine together to form a single product, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमेशा कम होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, याद रखेंगे बराबर से। So when 2 or more than 2 reactant molecules combine together to form a single product, then the reaction is said to be combination reaction। नाम से ही पता चलता है आपको combined हो रहा है। Decomposition reaction, D मतलब क्या होता है, लॉस होना, composition मतलब स्ट्रक्चर, जो मेन जो कोर है, जो बॉन्डिंग है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। So basically हम ऐसा बोल सकते हैं कि when a single reactant molecule will break down into 2 or more than 2 product, then this is a type of decomposition reaction। composition का loss हो रहा है, is it clear? So decomposition reaction क्या है, जब एक single molecule जो है reactant molecule, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक होके क्या बनेगा, 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, तो हम उसे बोलते हैं decomposition reaction। We can also say that decomposition reaction is reverse of the combination reaction and vice versa, is it clear? दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर फॉर्म हो रहा है क्या, सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है क्या, 2 प्रोडक्ट, तो हम क्या बोलेंगे उसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट समझता है आपसे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि डिस्प्लेस कर रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, when a highly reactive element displaces a less reactive element, then the product form जो होता है जिस प्रोसेस से, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। when a highly reactive element displaces a less reactive element, इन सबको हम ऐसे डिटेल में देखेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक बार आयन का एक्सचेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 बार एक्सचेंज होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड देन द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और जहां भी दोनों ही हो, जहां पे जिस रिएक्शन में दोनों ही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रेडॉक्स रिएक्शन। सो 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, C+O2 will give CO2, कार्बन विद ऑक्सीजन, कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट क्लियर? तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कार्बन कंबाइंड और ऑक्सीजन के साथ। H2O2 ब्रेक हो रहा है, O2 plus H2O, देखेंगे H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन इसको हम लोग ऐसा बैलेंस कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि आपको देख के समझ में आता होगा, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर कितना, 1 ही है। सो उसको बैलेंस करना इतना वो कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता होना चाहिए बराबर से। और अभी मैं बहुत सारा ऐसा आपको होमवर्क दूंगा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, उसको बहुत सारे हम लोग ऐसे
सिर्फ अभी नॉर्मल तरीके से बैलेंसिंग सीखेंगे, बट जैसे ही आपको नॉर्मल तरीके से बैलेंसिंग आ जाएगा, और मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, और यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं ऑलरेडी हमने आपको सिखाया हुआ है 9th में, और बहुत सारे लोगों को उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज है कैसे फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो जब भी आपको नॉर्मल तरीके से बैलेंसिंग आ जाएगा, उसके बाद हम बैलेंसिंग सीखेंगे बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो वो जो आपको थोड़े हार्ड क्लासेस में पढ़ने हैं वो आपको आसानी से आ जाएगा, और हम अभी इसको सीख लेंगे। तो बैलेंसिंग पे पूरा कमांड है नॉर्मल तरीके से। अभी जो बैलेंसिंग करनी है, जस्ट यू हैव अ सिंगल अप्रोच, व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ एक ही अप्रोच है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन लिखा हुआ काउंट करिए, फाइंड करिए। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे कर सकते हैं सर? Zn plus CuCl2 what will give ZnCl2 plus Cu। अब यहाँ पे देखेंगे कि जिंक जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है जिंक क्लोराइड का एंड कॉपर का फॉर्मेशन। अब ये Zn जो है ये CuCl2 में से किसको रिप्लेस कर रहा है? Cu को। Zn being a highly reactive element displaces the less reactive element that is Cu from its compound, and hence the formation of ZnCl2 is taking place. So when a highly reactive element displaces the less reactive elements of its compound, the reaction is called as the displacement reaction. Is it clear? And in the double displacement reaction देखेंगे आप यहाँ पे Ki plus PbNO3 का whole 2 that will be PbI2 plus KNO3। Ki plus PbNO3 का whole 2 that will be PbI2 plus KNO3। ब्रेकिंग करते हैं। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा एक बार, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा दो बार। सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसा हो रहा है? K plus I minus, देन यहाँ पे Pb2 plus and NO3 minus, दो बार है सो माइनस माइनस। देन यहाँ पे फॉर्मेशन, अब आप देखेंगे प्लस विल गो टू द नॉर्मल, ऐसा आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, रिएक्शन जो है वो आपको आ जाएगा। ये प्लस जो है वो किसके साथ अटैच करेगा? हमेशा माइनस के साथ। इज इट क्लियर? क्लियर है? एंड जो ये प्लस है वो किसके साथ? इस दूसरे मॉलिक्यूल के माइनस के साथ। ये जो पहला मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? K प्लस एंड I माइनस। सो ये जो K प्लस है वो PbNO3 जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, और जो Pb2 प्लस है वो I माइनस के साथ आयोडाइड माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। सो K प्लस विल गो विद NO3 2, सो बेसिकली इट विल बी KNO3, एंड Pb2 विल गो विद द I, सो PbI2। इज इट क्लियर? PbI2 लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको देखेंगे Pb के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? 2 प्लस चार्ज आता है, एंड फ्लोराइड्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। सो यहाँ पे इनको बैलेंस करने के लिए आपको 2I लेना पड़ेगा, सो PbI2 लिखा हमने। इज इट क्लियर?